आज क्लास 8 मैथ चैप्टर 11 क्षेत्रमिति स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग। तो क्षेत्रमिति स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले इसके जो हमें आगे काम आने वाले हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले काम आ सकते हैं। तो इसमें रिलेटिव क्षेत्रफल के रिलेटेड फॉर्मूले और परिमाप के रिलेटेड फॉर्मूले आपको काम आएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। सबसे पहली बात, क्षेत्रफल कहते किसे हैं। तो ये देखिए, ये जो है ये एक आयत का आकार है। अब ये आयत जितना स्पेस घेरे हुए है, अंदर जितना स्पेस घेरे हुए है वह उसका क्षेत्रफल है। माना कि इधर से 20 मीटर लंबा और इधर से 10 मीटर चौड़ा स्पेस घेरे हुए है, तो इसके अंदर की जितनी भी भाग है वो इसका क्षेत्रफल होगा। और इसका क्षेत्रफल निकाला कैसे जाता है, तो आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, सूत्र, वो निकाला ऐसे जाता है कि हम क्या करते हैं, लंबाई, आयत के लंबाई को उसके चौड़ाई से गुना कर देते हैं, तो इसके अंदर का भाग निकल आता है। क्षेत्रफल में हमें यही अंदर का भाग चाहिए होता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए, आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए, आयताकार कोई भी पृष्ठ हो या कुछ भी हो, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे सटीक फॉर्मूला होता है उसके लंबाई को उसकी चौड़ाई से गुना कर देना। यदि हम मानते हैं कि कोई आयताकार, ये खेत है, आपका घर, आपके घर का खेत है ये, जिसकी लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब ये अपने अंदर कितने भाग को घेरे हुए है, कितने जमीन को घेरे हुए है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकल आएगा। तो लिखते हैं खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू, लंबाई हमारा कितना है 10 मीटर और ये चौड़ाई कितना है 5 मीटर, तो 10 गुना 5 कर देंगे, मतलब कि 50 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा यदि सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, मीटर में हो तो वो मीटर स्क्वायर होगा। अब वो क्यों होता है, इसे समझ लीजिए। जैसे कि लंबाई हमारा कितना था 10, ये मीटर में था, और चौड़ाई हमारा कितना था, वो 5 मीटर में था। तो जब हम 10 मीटर गुना 5 मीटर करेंगे तो 10 और 5 50, और मीटर मिलके हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल क्या होता है और इसको हम लोग निकालते कैसे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल, पहले तो ये समझ लेते हैं कि जिसकी लंब जिसकी लंबाई अधिक हो और चौड़ाई कम हो उसे कहते हैं हम आयत, आयताकार भाग कहते हैं इसे। इसकी लंबाई तो अधिक है लेकिन चौड़ाई क्या है, कम है, तो ये हो जाएगा आयत। यह है इसका पहचानने का नियम। और वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग वैसे भाग को कहते हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। मतलब कि लंबाई भी ये 5 मीटर हो यदि, और चौड़ाई भी इसका यदि 5 मीटर हो, तो ये वर्ग का आकार का बन जाएगा। इसका लंबाई और चौड़ाई आपको समान मिलेगा देखने में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई ये और इसकी लंबाई ये और ये लंबाई और इसकी चौड़ाई सेम है। लंबाई जितना है उतना ही चौड़ाई है, ये लंबाई जितना है उतना ही चौड़ाई है इसका। और आयत में क्या होता था, लंबाई अधिक रहती थी और चौड़ाई कम रहती थी। तो आयत और वर्ग में पहचान करने का सबसे आसान तरीका है, जिसकी लंबाई अधिक होगी और चौड़ाई कम होगी वो आयत कहलाएगा, और जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होगी वो वर्ग कहलाएगा।
तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करते हैं, आइए देखते हैं। वर्ग का यदि हमें क्षेत्रफल निकालना है, मतलब इसके अंदर घिरा हुआ भाग, इसके अंदर जो भी भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या कर देते हैं, भुजा स्क्वायर। मतलब कि ये जो भुजा है, इसकी जो लंबाई होगी या चौड़ाई होगी, उसको हम स्क्वायर कर देंगे। मतलब कि यदि ये 5 मीटर का है तो हम 5 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू 25 मीटर। ओके, आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं। ऐसे ही वृत्त का क्षेत्रफल देखते हैं। वृत्त मतलब गोले। गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गोले का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ये गोला है, ये गोला है, इसका क्षेत्रफल मतलब इसके अंदर का भाग, इसके अंदर का जो भी भाग है उसे हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का, जहां पाई का मतलब होता है 22/7। जब भी कहीं पे आपको पाई दिखाई दे तो पाई के जगह आप 22/7 लिखोगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं आर। आर मतलब क्या होता है, ये आर त्रिज्या होता है जो बताती है कि गोले की आकार ये जो है इसकी त्रिज्या कितनी है, और इसके बेसिक पे हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। माना कि इस वृत्त की त्रिज्या 2 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देख लेते हैं। तो हम लोग डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू बिठा देंगे 22/7, और आर हमारे पास कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 22/7 गुना 2 दूनी 4, मतलब कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88/7 मीटर स्क्वायर। इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल 88/7 मीटर स्क्वायर आएगा, और ये हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे फॉर्मूले की ओर मूव करते हैं। आगे है, आगे हमें देखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज की क्षेत्रफल में पहले आपको ये चीज समझना होगा कि ये है क्या, त्रिभुज है क्या। तो चलिए समझते हैं। त्रिभुज का ये जो लंबाई दिख रहा है, ऊंचाई, ये जो त्रिभुज की ऊंचाई है, ये ऊंचा जैसा जो दिख रहा है वो त्रिभुज की ऊंचाई है। और त्रिभुज जिस पे टिका हुआ है, जिस जमीन पे टिका हुआ है, वो उसका आधार है। और इसमें जो सबसे लंबा वाला लाइन दिख रहा है, ये, इसे कर्ण कहते हैं। तो यदि इसका क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो हम इसके लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार इंटू ऊंचाई कर देंगे। माना कि कोई त्रिभुज है जिसका ऊंचाई 5 मीटर है और आधार 3 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। 1/2 फार्मूला अप्लाई करेंगे। आधार के जगह पर 3 मीटर है तो हम 3 मीटर डालते हैं, इंटू ऊंचाई 5 मीटर है तो हम 5 मीटर डालते हैं, इक्वल टू 1/2, 5×3 = 15 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 15/2 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, आंसर। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब एक और फॉर्मूला है जो समांतर चतुर्भुज है, उसे देख लेते हैं। तो इस टाइप के आकार वाले जितने भी आपको शेप दिखेंगे उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें ये जो है, ये ये इसकी ऊंचाई है और ये इसका आधार है, ये इसका आधार है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली आधार इंटू ऊंचाई कर देते हैं। आधार और ऊंचाई को गुना कर देते हैं एक दूसरे से, और जो रिजल्ट आता है वो उसका आंसर हो जाता है।
माना कि इसकी इस चतुर्भुज की इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 5 मीटर है और आधार 8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो आधार कितना है इसकी? 8 मीटर। तो 8 मीटर गुना ऊंचाई इसका 5 मीटर हो गया, 5 मीटर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8×5 = 40, मीटर इंटू मीटर इक्वल टू मीटर स्क्वायर, आंसर। जैसे हम लोग क्षेत्रफल समझे, अब चलिए समझते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप इक्वल टू परिधि की माप। मतलब कि ये जो बाहर का जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, उसका माप कितना है, उसे ही परिमाप कहते हैं। मतलब कि ये समझ लीजिए, आप एक टेप लेके यहाँ से यहाँ तक की नाप करते हैं, इसकी बाहरी साइड यहाँ से यहाँ तक की नाप करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की नाप करते हैं और फिर वापस से यहाँ तक की नाप करते हैं, तो बस इसी को कहते हैं परिमाप। ये बाहरी साइड को मापना ही इसका परिमाप कहलाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला हो जाता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत का परिमाप हो जाता है। वैसे ही वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग तो वर्ग की सारी भुजाएं एक जैसी होती है। मतलब कि यदि लंबाई उसका 4 मीटर है तो चौड़ाई भी 4 मीटर हो जाएगा। तो ऐसे ही सारी भुजाएं इसकी 4 4 4 4 4 4 मीटर की हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, 4 × भुजा लिख देते हैं। मतलब कि 4 तो 4 है, ये चारों का वैल्यू सेम है। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी भुजा से, उसकी भुजा की वैल्यू जितनी होगी उतनी से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितना आ जाएगा उतना उसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं वर्ग की परिमाप। अब त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालते हैं? तो त्रिभुज में भी क्या करना है, आप टेप लेके यहाँ से यहाँ तक की नाप करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की नाप करोगे और फिर वापस से यहाँ तक की नाप करोगे। तो मतलब कि क्या हुआ, आप यहाँ से यहाँ तक को जोड़ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक को और यहाँ से यहाँ तक को जोड़ रहे हो। तो माना कि इसमें ये ले लेते हैं 5 मीटर, ये ले लेते हैं 4 मीटर और ये ले लेते हैं 3 मीटर। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? आप पहले यहाँ से यहाँ तक गए, यहाँ से फिर यहाँ तक ऐड किए और यहाँ से यहाँ तक। मतलब कि इसकी आप तीनों भुजाओं को जोड़ रहे हो, परिमाप कर रहे हो, जोड़ रहे हो, परिधि की माप। तो हम लोग सिंपली क्या कर देंगे, यदि इसका निकालना हो परिमाप, तो त्रिभुज का 5 + 4 + 3 मीटर इक्वल टू 5 4 9 10 11 12 12 मीटर। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मीटर में स्क्वायर नहीं होगा। कभी भी परिमाप में मीटर पे स्क्वायर नहीं पड़ता है। अब वो क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि देखिए, यहाँ पे आप 5 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर सबको कोई जोड़ रहे हो, ठीक है, सबको को जोड़ रहे हो। आप क्या करते हो, x + x = 2x होता है, लेकिन x × x = x² होता है। वैसे ही परिमाप में तो आप यहाँ पे आप ऐड कर रहे हो, जोड़ रहे हो, तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं बैठेगा। जहाँ पे गुना होता है वहां पे स्क्वायर बैठेगा। आप वही क्षेत्रफल में क्या कर रहे थे, 2 मीटर गुना 4 मीटर। तो इसमें मीटर और मीटर 2 बार मिल रहा है, तो इसको इसको आपने पहले गुना किया, 4 दूनी 8, फिर मीटर और मीटर को गुना करके मीटर स्क्वायर कर दिया। लेकिन यहाँ पे हम लोग जोड़ रहे हैं, तो जोड़ में जो होगा वो डायरेक्टली मीटर होगा तो मीटर बैठ जाएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर लिखा जाएगा। इसमें गलती मत कीजिएगा स्क्वायर देने का, यदि आप स्क्वायर दीजिएगा तो फिर नंबर आपका कट जाएगा। ऐसे ही आगे हम देखते हैं वृत्त का परिमाप। वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr होता है, यदि माना कि इसकी त्रिज्या की r की वैल्यू 2 मीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा भाई? तो हम वृत्त की परिमाप निकालेंगे, 2 × पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 और हमें त्रिज्या की वैल्यू पता है, 2 मीटर का त्रिज्या है हमारा। अब ये हो गया, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88/7 मीटर। ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, समांतर चतुर्भुज का परिमाप देखते हैं।
समांतर चतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू आधार प्लस ऊंचाई। अब ये इसकी ऊंचाई होगी और ये इसका आधार होगा। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई। यदि इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 5 मीटर दिया हुआ है, आधार 8 मीटर दिया हुआ है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे। 2 इंटू आधार की जगह पे 8 है तो 8 मीटर डाल देते हैं, प्लस ऊंचाई की जगह 5 है तो 5 मीटर डालते हैं। अब देखते हैं क्या आता है आंसर। 8 9 10 11 12 13, 8 5 13 मीटर और मीटर मिलके मीटर हो जाएगा। जब मीटर गुना मीटर होगा तब मीटर स्क्वायर बैठता है, और यदि मीटर को मीटर से जोड़ना हो तो मीटर ही होगा। ठीक है, ये दोनों सिर्फ जुड़ेंगे आपस में। वैसे ही 8 मीटर और 5 मीटर को जब जोड़े तो 13 मीटर आ गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। परिमाप में हमेशा याद रखिए स्क्वायर कभी भी नहीं होगा, यदि स्क्वायर आप बैठाते हैं तो गलत होगा। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर बैठेगा। ठीक, तो ये 13 दूनी 26 हो जाएगा और ये मीटर, मतलब कि 26 मीटर है आंसर इसका परिमाप। ये था क्षेत्रमिति का परिचय। आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पे बात किए हैं। कल हम लोग एक्सरसाइज 11.1 देखेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू। कल हमने क्लास 8 मैथ का चैप्टर 11 का परिचय देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली। कल मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस बताए थे। आई होप कि आप सबने उसे याद कर लिया होगा, और यदि याद नहीं किए तो कोई बात नहीं, हम इतने सारे उस फॉर्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं कि आपको फॉर्मूला खुद ब खुद याद हो जाएगा। प्रश्नावली 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, जैसा कि संलग्न आकृति में दिखाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार। आप पहचान के बताइए ये कैसा दिख रहा है और ये कैसा दिख रहा है। जिसकी चारों भुजाएं समान हो, समान आकार की हो, उसे वर्ग कहते हैं। दैट्स मीन ये इसकी एक भुजा 60 मीटर है, इसकी एक भुजा 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ये भी, चारों सेम होगी। देखने में भी ऐसा लग रहा है कि ये वर्ग है। इसकी चारों भुजाएं जो है समान है, तो ये हमारा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा रहा आयत, जिसकी दो भुजाएं समान होती है। ये लंबाई एक समान होगी और चौड़ाई एक समान होगी। ये हो गया आयत। तो बोला क्या जा रहा है क्वेश्चन में, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत का माप दिया हुआ है। चलिए ठीक है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत का माप दिया हुआ है। यदि इनके परिमाप समान है, मतलब कि इनका परिमाप, यहाँ परिमाप किसे कहेंगे, परिधि की माप। मतलब कि यदि आप एक टेप लेके यहाँ से यहाँ तक मापे, फिर यहाँ से यहाँ तक मापोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक मापोगे, और फिर यहाँ से यहाँ तक माप के उसे ऐड कर दोगे। जब ऐड करोगे तो जितना आंसर आएगा वो हो गया इसका परिधि की माप, परिमाप। बताया जा रहा है कि इसका परिमाप और इसका परिमाप सेम है। चलिए ठीक है, मान लिए कि इसका परिमाप और इसका परिमाप सेम है, तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। अब पूछ रहा है कि यदि इन दोनों का परिमाप सेम है तो इसका क्षेत्रफल बताइए हमको। तो क्षेत्रफल के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्षेत्रफल के लिए हमें लंबाई चाहिए होगा आयताकार भाग का, और चौड़ाई चाहिए होगा, चौड़ाई चाहिए होगा। हमारे पास तो आयताकार भाग का लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर, चौड़ाई हमको नहीं पता है। तो हमें अब क्या करना होगा, सबसे पहले हमें चौड़ाई खोजना होगा, चौड़ाई निकालना होगा इस आयत का, तभी तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे ना। अब चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। पहले हम
वो लिख लेंगे जो जो दिया गया है। ठीक है, तो लिखते हैं दिया गया है। क्या क्या दिया गया है भाई? आयताकार खेत का परिमाप। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? किसी भी क्वेश्चन मैथ में तो सबसे इजी यही है कि क्वेश्चन में ही उसका आंसर छिपा हुआ होता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है आयताकार और वर्गाकार खेत का परिमाप समान है, तो यहाँ हम लिखेंगे आयताकार खेत का परिमाप इक्वल टू वर्गाकार खेत का परिमाप। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब और क्या दिया हुआ है वो भी नोट करते हैं। दूसरे में दिया हुआ है वर्ग की एक भुजा हमें दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, आयत की लंबाई दी गई है। तो चलिए वो भी लिख लेते हैं। तो लिखते हैं पहले वर्ग की एक भुजा। कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। चलिए ठीक है। दूसरा में क्या दिया हुआ है? दूसरा में दिया हुआ है आयत की लंबाई, तो लिख लेंगे आयताकार खेत की लंबाई। अस्सी मीटर। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करना, वर्ग या वर्गाकार दोनों लिख सकते हो। वर्गाकार खेत की एक भुजा या फिर वर्ग की एक भुजा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हमको क्या करना है? ये तीन चीज दिए हुए, तो चौथा मुझे क्या चाहिए होगा इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए? ये चाहिए होगा, चौड़ाई चाहिए होगा इसका। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, जो नहीं दिया गया है उसको लिख लेते हैं फिर। आयताकार खेत की चौड़ाई इक्वल टू वाट। तो चलिए अब चौड़ाई ज्ञात करते हैं। अब लिखते हैं प्रश्न से। प्रश्न से क्या बोल रहा है? प्रश्न में क्या बोल रहा था कि आयताकार खेत का परिमाप वर्गाकार खेत के परिमाप के बराबर, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे। आयताकार खेत का परिमाप इक्वल टू वर्गाकार खेत का परिमाप। चलिए बढ़िया। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आयताकार खेत का परिमाप क्या होता है? तो आपको फॉर्मूला हम बताए थे, आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। L इक्वल टू लंबाई और B इक्वल टू चौड़ाई। ठीक। और वर्गाकार खेत का परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा। तो चलिए लिख लिए आराम से। अब हम सबका आ, ये तो फॉर्मूला तो लिख लिए, अब जो जहाँ पे है उसको वहां पे पुट कर देंगे। जैसे मेरे पास तो लंबाई है, तो लंबाई को लंबाई की जगह पे पुट करेंगे। भुजा भी दिया हुआ है वर्ग का, तो भुजा को उसके जगह पे पुट करेंगे। चलिए ठीक है। 2 × लंबाई हमको दिया गया था 80 मीटर, 80 + 20 मीटर इक्वल टू 4 × भुजा दिया हुआ था हमारा वर्गाकार खेत का 60 मीटर, तो वो भी लिख लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे गुणा में है, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, भागा में कर देंगे। जब बराबर के दूसरे साइड जाता है तो चिन्ह पलट जाता है, ये आपको पता होगा। यदि इधर प्लस में कोई रहता है तो इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम वैसा ही करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? तो हमारा यहाँ पे बच जाएगा 80 + 20 मीटर इक्वल टू,
इसको और इसको अब हम गुना कर सकते हैं। ये गुना में है तो इसको आसानी से गुना कर सकते हैं, तो इसका कितना आएगा 240 मीटर बटा ये जो दो इधर गुना में था, यहाँ यहाँ जो गुना में था यहाँ आया तो ये भाग में हो जाएगा, तो इसको हम बैठा देते हैं नीचे। अब आगे देखते हैं। अब ये हो जाएगा 80 मीटर प्लस बी इक्वल टू 240 को 2 से जब भागा देंगे तो 120 बार में कट जाएगा, 120 मीटर। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, बी हमें ज्ञात करना है। बी जो चौड़ाई है आयताकार खेत की, उसे हमें ज्ञात करना है इसे। तो हम इसे लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी को राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 120 मीटर, इधर ये 80 प्लस में था तो इधर जाके हो जाएगा माइनस में, माइनस 80 मीटर इक्वल टू बी इक्वल टू बी इक्वल टू अब कितना होगा, अब इसको डायरेक्टली इसमें घटा देंगे 40 मीटर। तो बी इक्वल टू 40 मीटर मतलब कि ये आयताकार खेत की चौड़ाई आ गई, तो इसीलिए लिखेंगे आयताकार खेत की चौड़ाई इक्वल टू खेत की चौड़ाई इक्वल टू 40 मीटर। ये तो बन गया आसानी से। अब आगे देखते हैं हमें अब करना क्या है। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। हमें चौड़ाई मालूम हो गया, अब आसानी से हम आयताकार भाग का क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे। अब पहले वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं, फिर आयताकार खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप कोई भी कर सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं है। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल इक्वल टू भुजा स्क्वायर इक्वल टू भुजा हमारा कितना दिया हुआ है वर्गाकार क्षेत्र का, तो हम देख लेते हैं। भुजा दिया हुआ है 60, चलिए बढ़िया। तो ये हो जाएगा 60 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू 3600 मीटर मीटर स्क्वायर। हमेशा याद रखें कि क्षेत्रफल जब भी होगा वो मीटर स्क्वायर में होगा और परिमाप जो होगा वो हमेशा मीटर में होगा, ठीक है। अब हम आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता था, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो वही लिख देंगे एल इंटू बी। लंबाई हमारा दिया हुआ था 80 मीटर इंटू चौड़ाई हमारा आया था अभी, देखिए चौड़ाई हम लोग लाए हैं 40 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 40 मीटर इक्वल टू 80 गुना 40 करेंगे तो आएगा 3200 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो अब क्या बताइए, 3200 मीटर अधिक है या 3600 मीटर अधिक है? वाकई में 3600 मीटर अधिक है। तो अब हम क्या लिख देंगे, अतः अतः वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है। खेत का क्षेत्रफल अधिक है आंसर। बहुत आसान था। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाया गया माप वाला एक वर्गाकार प्लॉट है।
तो ये जो प्लॉट दिखाया गया है ये श्रीमती कौशिक का है। चलिए ठीक है, मान लिए कि श्रीमती कौशिक का है। वह प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। ये जो प्लॉट है, पूरा प्लॉट, ये जो पूरा प्लॉट है, इसके बीच में ये घर बनाना चाहती है। ये जो दर्शाया गया है घर, यही पे वो घर अपना बनाना चाहती है। चलिए ठीक है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया है, और ये जो घर के चारों ओर आपको दिख रहा है बगल में, ये बगीचा विकसित किया गया है। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। और बताया जा रहा है कि 55 रुपये प्रति मीटर व्यय आया है इस पे, इस बगीचा को बनाने में। 1 मीटर इस बगीचे को बनाने में आया है व्यय 55 रुपया। तो इस पूरे बगीचे को बनाने में कितना व्यय हो गया है, खर्चा हो गया है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में हमें। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को बनाया कैसे जाएगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं, हमें बगीचे में लगा व्यय ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा बगीचे का क्षेत्रफल कितना है। बगीचे का क्षेत्रफल कितना है, तो इसको हम लोग निकालेंगे कैसे इसका क्षेत्रफल। बहुत इजी है। देखिए, माना कि आपके पास ये 500 ml का बोतल है, ठीक है, ये 500 ml की बोतल है, जिसमें से 500 ml का बोतल है, जिसमें से आपके पास 250 ml पानी भरा हुआ है। यहाँ तक 250 ml पानी भरा हुआ है। तो बताइए कितना जगह खाली होगा। तो 500 ml का बोतल है, 250 ml पानी भरा हुआ है, तो मेरे पास कितना खाली होगा, 250 ml। इजी है। वैसे ही हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए, बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर घर का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्गाकार प्लॉट के क्षेत्रफल में प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे घर का क्षेत्रफल। घर का क्षेत्रफल जितना भी आएगा माइनस करने पे, उतना हो जाएगा बगीचे का क्षेत्रफल। आपको आसानी से समझ में आ गया हो कि हम लोग करने क्या वाले हैं। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। वर्गाकार एक प्लॉट दिया हुआ है, ठीक है, प्लॉट जो है वो वर्गाकार है और जो घर है वो आयताकार है। वर्गाकार प्लॉट दिया हुआ है, घर आयताकार है। घर साइड साइड में, घर के साइड साइड में बगीचा डेवलप किया गया है। इस बगीचे का हमें क्षेत्रफल पहले ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका व्यय आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए पहले हम बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब लिखते हैं, इसको सॉल्यूशन करेंगे हम। पहले ये लिख लेते हैं कि दिया क्या क्या गया है। दिया गया है पहला, वर्गाकार प्लॉट की एक भुजा। वर्गाकार, ये जो वर्गाकार प्लॉट है उसका एक भुजा कितना दिया हुआ है, 25 मीटर। तो लिखेंगे हम 25 मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो घर है वो कौन से आकार का है, आयताकार है। तो अब हम लिखते हैं आयताकार घर का लंबाई। घर की लंबाई इक्वल टू, आयताकार घर की लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। 20 मीटर। फिर आगे हम देखते हैं चौड़ाई कितना दिया हो गया है, आयताकार घर की चौड़ाई इक्वल टू, ये दिया हुआ है 15 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या, जब आयताकार घर की लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो आयताकार घर का क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा। बहुत ही आसानी से निकल जाएगा इसका क्षेत्र। एक और चीज हमारा जो छूट रहा था, वो क्या छूट रहा था, बगीचे को विकसित करने का खर्च। बगीचे को विकसित करने का खर्च, का खर्च इक्वल टू 55 रुपया
प्रति वर्ग मीटर। चलिए ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न से। हमें बगीचे का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से घर का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, जो भी आ जाएगा वो बगीचे का क्षेत्रफल होगा। तो वैसा ही हम करते हैं। पहले देखते हैं वर्गाकार प्लॉट की क्षेत्रफल। प्लॉट का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा भुजा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू 25 इंटू 25 करेंगे हम, 625 आएगा, 625 मीटर स्क्वायर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आयताकार घर का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आयताकार घर का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बस अब हम घर की लंबाई कितनी है? घर की लंबाई दिया गया है 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर। तो चलिए लिखते हैं आयताकार घर की लंबाई 20 मीटर और एक की चौड़ाई 15 मीटर। 20 मीटर इंटू 15 मीटर इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। आपको पता होगा कि क्षेत्रफल हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है, या सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अब हम इसी के थ्रू से अब हम बगीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, जैसा कि हमने बताया। तो बगीचे का क्षेत्रफल इक्वल टू वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल क्षेत्रफल माइनस आयताकार घर का क्षेत्रफल। घर का क्षेत्रफल। तो चलिए अब घटा देते हैं। वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल हमारा कितना आया था? वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल आया था 625 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 625 मीटर स्क्वायर माइनस आयताकार घर का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है? 300 मीटर स्क्वायर। 300 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारा 325 मीटर स्क्वायर। मतलब कि बगीचे का क्षेत्रफल कितना है? 325 मीटर स्क्वायर। अब क्या बोल रहा है कि 1 मीटर बगीचे को बनाने में 55 रुपया का लागत आया। तो 325 मीटर बगीचे को बनाने में कितना खर्च आएगा? तो आसानी से हम गुना करके निकाल लेंगे। अब लिखेंगे चूंकि 1 मीटर बगीचा विकसित करने का खर्च, विकसित करने का खर्च इक्वल टू 55 रुपया। इसीलिए 325 मीटर बगीचा विकसित करने का खर्च इक्वल टू 55 इंटू 325 हो जाएगा। इसको गुना करने पे कितना आएगा? इसको जब हम गुना करेंगे तो आएगा 17,875 रुपया। और ये रहा हमारा आंसर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है। बता रहा है कि इस चित्र में बगीचे का आकार मध्य में बीच में आयताकार है। तो ठीक बता रहा है कि ये तो बीच से आयताकार दिख रहा है हमें, और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। वाकई में सही बोल रहा है।
ये किनारे से हमें कैसा दिखाई पड़ रहा है? ये किनारे से हमें अर्धवृत्त, ये भी अर्धवृत्त जैसा दिखाई पड़ रहा है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए कि इसका परिमाप और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि इस टाइप की आकृति का कोई फॉर्मूला नहीं होता है क्षेत्रफल या परिमाप ज्ञात करने के लिए। इसे हम पहले टुकड़ों में बांटेंगे। इसमें कितनी आकृतियां हैं? पहली एक ये आकृति अर्धवृत्त का, दूसरा ये आयत का, और तीसरा फिर से ये अर्धवृत्त का। तो क्या हम तीनों को जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल निकल सकता है? इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल। हाँ, ऐसा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक साथ इन सबको सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। अब इसको चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग। बनाएंगे कैसे? पहले तो लिख लेते हैं दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? दिया गया है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है ये अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त है, ठीक है, और ये आयताकार है। चलिए बहुत बढ़िया। ये अर्धवृत्त है, देखिए अर्धवृत्त के इस भाग को, अर्धवृत्त के इस भाग को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, आपको पता होगा। ये ये पूरा व्यास कहलाता है, और यही केंद्र से परिधि को टच करे तो ये त्रिज्या कहलाती है, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस गोले में, इस गोले में ये इसका व्यास है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लिखते हैं व्यास इक्वल टू, व्यास इक्वल टू 7 मीटर। व्यास दिया गया है 7 मीटर, तो इसका हम त्रिज्या आसानी से हम माप लेंगे। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है? इस अर्धवृत्त की यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है? अर्धवृत्त के केंद्र से परिधि को जब टच करेगी तो वो कहलाएगी त्रिज्या। यदि हमें त्रिज्या का वैल्यू पता चल जाएगा तो आसानी से हम इस आयत की लंबाई को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, हम उसे छोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं। आसानी से यदि हमें ये मिल जाए तो फिर हम आसानी से इसे ज्ञात कर सकते हैं, इस आयताकार भाग की लंबाई को। क्योंकि देखिए जो आयताकार भाग है ये यहाँ से यहाँ तक नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही सीमित है, और जबकि लंबाई हमें दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का, तो हमें तो वो करना नहीं है, पूरा तो हम लेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए हम क्या करेंगे। लंबाई हमें दी गई है इस पूरे आकृति की, 20 मीटर की जो लंबाई है ये पूरे आकृति की है, जिसमें से आयताकार भाग यहाँ से यहाँ तक ही है सीमित। ये हुआ हमारा आयताकार भाग। आपको पता होगा कि वृत्त की ये पूरा भाग व्यास कहलाता है। यदि हम वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक उसे ले जाएं तो वो फिर त्रिज्या बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, त्रिज्या निकालने के लिए व्यास, त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है हमारा, त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है व्यास बटा 2। तो आसानी से हमें निकल जाएगा इसका त्रिज्या। व्यास हमारा है 7 मीटर अपॉन 2 इक्वल टू 3.5 मीटर। मतलब कि हमें पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक 3.5 मीटर बड़ा है ये, लंबा है ये। तो सेम यहाँ से यहाँ तक का भी होगा 3.5 मीटर। वही यहाँ चित्र में कह रहा है 20। तो पूरी टोटल चित्र की लंबाई हो गई, आयत की लंबाई
क्या होगी, इसे और इसे जोड़ के टोटल में से घटा देंगे तो हमें आयत की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए आयत की लंबाई लिखते हैं हम लोग। आयताकार बगीचे की लंबाई इक्वल टू, हमें क्या करना है, इस लंबाई को और इस एक्स्ट्रा लंबाई को घटा देना है। तो टोटल लंबाई हमारी 20 मीटर दी गई है, 20 मीटर माइनस इधर से 3.5 मीटर और इधर से 3.5 मीटर घटाना है। तो 3.5 मीटर प्लस 3.5 मीटर इक्वल टू 20 मीटर माइनस 7 मीटर इक्वल टू 13 मीटर आ गया हमारा आयत का लंबाई। ये जो हुआ ये आयत का क्या हो गया, लंबाई। आयत की तो लंबाई पता चल गई, तो क्या हम आसानी से इसका परिमाप निकाल सकते हैं। आयत की लंबाई हमें पता चल गई, अब क्या हम इस आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं, इस आकृति का बिल्कुल आसानी से इस आकृति का हम लोग परिमाप निकाल सकते हैं। तो आप एक चीज ध्यान दें, परिमाप में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आकृति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। परिमाप में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आकृति के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर चक्कर लगा के उसे जोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका परिमाप हम लोग कैसे मापते हैं। तो लिखेंगे हम लोग बगीचे बगीचे का परिमाप इक्वल टू बगीचे का परिमाप बराबर, यहाँ पे देखिए बगीचे में दो अर्धवृत्त हैं जैसा कि बताया गया है, एक अर्धवृत्तीय और एक अर्धवृत्तीय। दो अर्धवृत्त है कि नहीं, तो जब दो अर्धवृत्त को मिलाएंगे आपस में, इस अर्धवृत्त और इस अर्धवृत्त को मिलाएंगे तो ये आपस में गोल बन जाएगा। और वृत्त का फॉर्मूला हमारे पास मालूम है, वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त के परिधि परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तुम क्या हम इजीली लिख सकते हैं, इस बगीचे में दो अर्धवृत्त हैं, तो उस अर्धवृत्त को जोड़ के हम एक वृत्त बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का परिमाप इक्वल टू 2 पाई आर प्लस 2 इंटू एल। अब ये हम क्यों लिखे 2 इंटू एल, 2 इंटू एल हम क्यों लिखे वो बताते हैं आपको। देखिए हम परिधि मापने के लिए बताए थे कि हम इसके चारों साइड चक्कर लगाएंगे ऊपरी भाग से। तो देखिए एक बार यहाँ से यहाँ चक्कर लगाएं तो एक बार यहाँ पे 20 मीटर आया मेरे पास लंबाई, और फिर एक बार मुझे यहाँ पे मिलेगा ये लंबाई 20 मीटर। तो इसीलिए हम लिख दिए टोटल मुझे लंबाई दो बार मिल रही है, तो इसके लिए हम लिख दिए 2 इंटू एल। 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू है 3.5, आर इक्वल टू त्रिज्या होता है, प्लस 2 इंटू लंबाई, हमारा आयत का लंबाई कितना आया है 13 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया, 7 को 35 से भागा देने पे 0.5 बार में ये कट जाएगा, 22 दूनी 44 गुना 0.5 प्लस 13 दूनी 26, इसको इसको गुना करने पे 22 आएगा प्लस 26 इक्वल टू 48 मीटर। बगीचे का परिमाप आ गया 48 मीटर। अब हमें बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब लिखेंगे बगीचे का क्षेत्रफल इक्वल टू बगीचे का क्षेत्रफल। अब देखिए बगीचे का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। हमारा जो बगीचा है वो ऐसा है, इस आकार का है। परिधि में तो हम सिर्फ इसके बाहर से चारों ओर चक्कर लगाया लगाया करते थे, लेकिन हमें बताया गया है कि आयत जो होता है, वो ये भाग जो घेरे हुए होता है, ये उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो मतलब कि हमें इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल ऐड करना होगा, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल ऐड करना होगा। तो ये अर्धवृत्त प्लस ये अर्धवृत्त मिलके एक टोटल वृत्त बनाएंगे।
और ये रहा हमारा आयत। तो क्या करेंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे तो हमें बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम वैसा ही करते हैं। बगीचे का क्षेत्रफल इक्वल टू, दो वृत्त का क्षेत्रफल हमारे पास है, दो अर्धवृत्त है हमारे पास। तो दो अर्धवृत्त मिलके हमें एक वृत्त देंगे। और वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। प्लस अब हमारे पास क्या बचा, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है एल इंटू बी। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। पाई का वैल्यू बैठाएंगे 22/7 इंटू 3.5, 3.5 का स्क्वायर हो जाएगा। आर इक्वल टू त्रिज्या जिसकी वैल्यू 3.5 है। अब लंबाई कितनी है आयताकार की, आयताकार भाग की लंबाई हमारे पास है 13 मीटर। और चौड़ाई हमारी कितनी निकली थी, चौड़ाई हमारी कितनी निकली थी, तो चौड़ाई ये हो जाएगी, ये वाली भाग चौड़ाई हो जाएगी। देखिए ये आयत की चौड़ाई हो जाएगी जो है 7 मीटर। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो है वो है 7 मीटर। तो लिखते हैं हम लोग 7 मीटर, सॉरी 13 मीटर इंटू 7 मीटर। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 प्लस 13 सत्ते 91 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करने पे हमारा, इसको सॉल्व करने पे हमारा कितना आएगा, 269.5/7 प्लस 91 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी पड़ेगा मीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसे इससे डिवाइड करने पे आएगा हमारा 38.5, 38.5 मीटर स्क्वायर प्लस 91 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, ये हो जाएगा 129.5 मीटर स्क्वायर आंसर। चलिए बहुत बढ़िया। तो आगे का वीडियो कल देखते हैं। थैंक यू। फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है। ओके, तो हम लोग को पता होगा कि समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। समांतर चतुर्भुज आकार में कुछ ऐसा दिखता है, मतलब कि ऐसा टाइल है, ऐसा इस आकार का टाइल है हमारे पास, ठीक है, जिसका आधार 24 सेंटीमीटर। तो हमने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज में आधार किसको कहते हैं, ये नीचे वाला भाग जो है ये आधार कहलाएगा 24 सेंटीमीटर। इसे हम इंग्लिश में बेस भी कहते हैं, जिसे बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। और हमने आपको ये भी बताया था कि इसकी जो संगत ऊंचाई होगी ये यह होगी, और ये बताया जा रहा है 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए बढ़िया, आगे क्या पूछते हैं देखते हैं। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसे कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। मतलब कि बताया जा रहा है इतना बड़ा फर्श है जिसका क्षेत्रफल 1080 वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर को आप मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मीटर स्क्वायर को ही वर्ग मीटर कहते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इस इस फर्श को ढकने के लिए ऐसे कितने टाइलों की आवश्यकता होगी जो खंड खंड में बट के यहाँ को पूरा भर दे। तो उसके लिए हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपके पास माना कि आपके 5 दोस्त हैं, ठीक है,
और 100 रुपए हैं आप सबके पास, और आपको सबको बराबर बराबर बांटना है, तो आप क्या करोगे? आप बांटने के लिए सिंपल है, 5 से 100 को डिवाइड कर दोगे, 100 रुपए को 5 दोस्तों में बांटना है। इसका उत्तर आ जाएगा 20, मतलब कि आपके हर एक दोस्त को 20 रुपए जाएंगे। तो क्या ऐसा नहीं होगा इसमें? ये हमारा वर्ग मीटर दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है इस फर्श का। यदि हम इसका इस टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इस टाइल का क्षेत्रफल यदि हम निकाल लेते हैं, तो आसानी से हम फर्श के क्षेत्रफल में डिवाइड कर देंगे टाइल का क्षेत्रफल, और जितना आंसर आएगा वो उतना टाइल की संख्या हो जाएगी। राइट? तो चलिए हम वैसा ही करने वाले हैं। टाइल की संख्या निकालने के लिए हमने आपको बताया, फर्श का क्षेत्रफल निकालें। फर्श का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1080, उसमें से हम लोग टाइल का क्षेत्रफल निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे, भागा दे देंगे। ओके, ये टाइल का क्षेत्रफल से इस फर्श के क्षेत्रफल को जब हम डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारी टाइल की संख्या हो जाएगी। दिया गया है। क्या क्या दिया गया है भाई? टाइल की आधार दिया गया है और टाइल की ऊंचाई दी गई है, और हमें फर्श का क्षेत्रफल दिया गया है। ये तीन चीज हमारे पास है। तो ये जो टाइल है वो किस आकार का है? तो ये जो टाइल है वो हमारा समांतर चतुर्भुज के आकार का है। तो हम लिखेंगे समांतर, हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज आकार की टाइल का, टाइल टाइल का आधार, जिसे हम बेस भी कहते हैं, इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आप एक बात ध्यान दीजिए, ये जो हमारा क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल जो दिया गया है, फर्श का क्षेत्रफल वो वर्ग मीटर में है, और ये जो हमारा टाइल का आधार और ऊंचाई दिया गया है वो हमारा सेंटीमीटर में है। तो पहले हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इस सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे। तो इसके लिए हम करेंगे इसको 100 से डिवाइड, तो आ जाएगा 0.24 मीटर। अब हम लिखते हैं समांतर चतुर्भुज आकार के टाइल की ऊंचाई, ऊंचाई जिसे हाइट भी कहते हैं, हाइट इक्वल टू, हाइट हमारा कितना दिया गया 10 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलने पर 10 डिवाइडेड बाय 100, इसे भाग देने पर 0.1 मीटर आएगा। अब देखिए, ये भी मीटर में है हमारा, और क्षेत्रफल भी दिया गया जो है वो हमारा मीटर में दिया गया है। तो अब ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब समांतर चतुर्भुज आकार की टाइल का क्षेत्रफल लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज आकार के टाइल का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल टू, तो आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जहाँ पे b इक्वल टू आधार होता है, h इक्वल टू लंबाई ऊंचाई होता है। तो अब चलिए, हमारा बेस कितना आया था 0.24 मीटर, 0.24 गुना 0.1। क्षेत्रफल हमेशा मीटर में यदि यूनिट हो तो मीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर में यूनिट हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हमने इसे बदल के मीटर में किया है, तो इसलिए हम यहाँ मीटर स्क्वायर डालें। अब इसके गुना करने पर 0.24 को 0.1 से गुना करने पर इसका आंसर आएगा 0.024 मीटर स्क्वायर। देखते हैं कि ये कैसे आया। ये हमारा हो गया टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल आ गया हमारा। अब हम निकालते हैं टाइल की संख्या। तो फर्स्ट में लगने वाली टाइल की संख्या इक्वल टू फर्स्ट पर लगने वाली टाइल की संख्या, टाइल की संख्या इक्वल टू फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल।
टाइल का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल हमारा दिया गया है 1080 मीटर स्क्वायर बटा टाइल का क्षेत्रफल हमारा है 0.024 मीटर स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करने पे, इसे काटने पे, इसे सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 45,000 टाइल। टाइल और ये हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं इसको हमने सॉल्व कैसे किया। ये 1080 बटा 0.024। अब देखिए आपको सिर्फ मैं हिंट दे देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। ये 1080 का 1080 रह जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग हटा दिए तो यहाँ पे बचेगा 24। पॉइंट के बाद कितने कितने अंक थे, 1 2 3। तो ऊपर पे 3 अंक, एक पे 3 शून्य बैठा के गुना कर देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा आंसर। आपको जितने भी आज जितने भी आपको क्लास दिए जाते हैं उसके सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। आपको इस यहाँ पे जो पढ़ाया गया है उसका सारा पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और चेक कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रही है कि हमारे पास एक चींटी है जो चित्र ए, चित्र बी और चित्र सी, इन तीनों चित्र में अपने खाने को अपने खाने के लिए चक्कर लगाती है। इन तीनों चित्र में अपने खाने के लिए चक्कर लगाती है और पूछा ये जा रहा है कि चिट्टी सबसे ज्यादा किसमें घूमेगी अपने खाने को ढूंढने के लिए, सबसे ज्यादा किसमें चक्कर लगाएगी, चाहे चित्र ए, चित्र बी और या चित्र सी में चक्कर लगाएगी। तो इसमें हम क्षेत्रफल निकालेंगे या परिमाप निकालेंगे, आप बताओ मुझे। क्षेत्रफल निकालेंगे या परिमाप निकालेंगे, आप सोच के बताओ। आप एक बार सोच लो फिर मैं बताता हूँ। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि हम निकालेंगे क्या इसमें। क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं पहले ये देखेंगे। क्षेत्रफल में हम ये करते हैं, उसके अंदर के भाग को हम लोग निकालते हैं। क्षेत्रफल में उसके अंदर के भाग को, वो अपने अंदर कितना भाग घेरे हुए है, यदि कोई गोल आकार है तो वो अपने अंदर कितना भाग घेरे हुए उसको हम मापते हैं। परिधि में हम लोग परिमाप में क्या करते हैं, उसकी परिधि को मापते हैं, उसके बॉर्डर को मापते हैं। हम उसके बाहरी हिस्सा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और उसे माप के उसे जोड़ देते हैं। जैसे ये है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, परिमाप इसका क्या हो जाएगा, इस आयत का परिमाप हो जाएगा ये प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये इसका परिमाप हो जाएगा। तो आप बताइए इसमें चिट्टी क्या कर रही है। बताया जा रहा है कि चिट्टी चारों ओर घूम रही है, तो इसमें तो वो चींटी घूम रही है मतलब कि इसके बॉर्डर पे घूम रही है। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे। तो अब ये तो बहुत इजी मैंने कर दिया। अब आप खुद से एक बार ट्राई करो इस इन सब का परिमाप निकालने के लिए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आकृति को पहले देखिए और उसके अनुसार से परिमाप निकालिए। तो पहला क्वेश्चन में जो आकृति है वो अर्धवृत्त दिख रहा है। अर्धवृत्त दिख रहा है, हमें तो वृत्त का परिमाप पता है 2 पाई आर, पर अर्धवृत्त का परिमाप तो नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, अर्धवृत्त के लिए उसको 2 से भागा दे देंगे। तो चलिए अब हमें पता चल जाएगा ना इसका फॉर्मूला क्या होगा अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त के परिमाप का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इस अर्धवृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, इसे हम व्यास कहते हैं, इसे हम व्यास कहते हैं। ये कितना दिया है 2.8 सेंटीमीटर। तो हम लिखते हैं व्यास इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। हमें आर इक्वल टू त्रिज्या होता है, हमें तो चाहिए होगा त्रिज्या इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो त्रिज्या निकालने का सूत्र है व्यास को 2 से भागा दे देना, व्यास डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू व्यास है हमारा 2.8 बाय 2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर हमारा व्यास आया, सॉरी त्रिज्या आया। त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या है, त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, व्यास को 2 से डिवाइड कर देते हैं, जितना आता है वो उसका त्रिज्या हो जाता है। तो इसका त्रिज्या आया 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या हम आसानी से परिमाप निकाल सकते हैं,
क्योंकि हमें परिमाप निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, पाई 2 इंटू पाई आर। आर तो हमारा निकल गया, पाई का वैल्यू हमको पता है 22/7 और ये 2 से गुना कर देना है। बहुत ईजी है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हम चींटी द्वारा तय की गई दूरी। चींटी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, चींटी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा। अब पहले मुझे ये बताइए, ये अर्धवृत्त का चक्कर लगाएगी चींटी, ठीक है। तो हम लिखेंगे अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप प्लस अर्धवृत्त का तो परिमाप हम निकाल लेंगे आसानी से। हमें ये वृत्त है, इसको हमने टुकड़ों में बांट दिया, तो हमें तो ये वृत्त अर्धवृत्त ऐसा मिलेगा। उस अर्धवृत्त में हम ऐड करेंगे इस व्यास को, क्योंकि यहाँ यहाँ से तो यहाँ भी तो चींटी जा रही है चल के, तो इसे भी हमें जोड़ना पड़ेगा। प्लस में हम लिख देंगे व्यास, इसलिए अब ये हो जाएगा अर्धवृत्त का परिमाप 2 पाई आर बट्टा 2 प्लस व्यास हो जाएगा हमारा 2.8। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कट गया, 22/7 बचा, गुना आर का वैल्यू हमारा 1.4 आया था, तो 7 से 1.4 को 0.2 बार में कटेगा, प्लस 2.8 इक्वल टू 22 गुना 0.2 कितना हो जाएगा, 22 गुना 0.2 जब हम करेंगे तो हमारा 4.4 आएगा, प्लस 2.8। अब इन दोनों को ऐड करने पे हमारे पास बचेगा 7.2 सेंटीमीटर। मतलब कि इस पूरे आकार को चींटी को चक्कर लगाने में 7.2 सेंटीमीटर का दूरी तय करना पड़ा, 7.2 सेंटीमीटर का दूरी इसको तय करना पड़ा। चलिए ठीक है, अब देखते हैं बी में कितना चक्कर लगाती है चींटी। तो बी को पहले हम समझते हैं, बी बोल क्या रहा है। इसमें देखिए चींटी अर्धवृत्त, यहाँ पे तो अर्धवृत्त है, चींटी अर्धवृत्त का चक्कर लगा रही है, तो हम पहले अर्धवृत्त का परिमाप निकाल लेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा चींटी अर्धवृत्त में कितना चक्कर लगाएगी। उसमें ऐड कर देंगे इस भाग को, इस भाग को और इस भाग को, ठीक है, बस वही करना है। तो यहाँ अर्धवृत्त का व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। तो हमें परिमाप निकालने समय व्यास नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है त्रिज्या। तो हम बी का त्रिज्या निकालते हैं, व्यास इक्वल टू लिखा हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा 2, तो हो जाएगा 2.8/2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं चींटी द्वारा तय की गई दूरी, चींटी द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू अर्धवृत्त का परिमाप माप जोड़ 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर प्लस ये यदि 2.8 सेंटीमीटर है, ये यदि 2.8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 2.8 सेंटीमीटर होगा। यदि ये 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये भी 1.5 सेंटीमीटर होगा। तो हम लिखेंगे 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे तो चक्कर लगाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो लाइन दिया गया नहीं है, ये इससे टच यहाँ पे चक्कर नहीं लगाएगी चींटी, इसलिए इसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे हम सॉल्व करते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप हमें पता है 2 पाई आर अपॉन 2 प्लस 1.5 प्लस 2.8 सेंटीमीटर।
इसे ऐड करने पर, इन सभी को ऐड करने पर आएगा 5.8 सेंटीमीटर। ये कट जाएगा। 22/7 गुना 1.4 प्लस 5.8, 7 दूनी 14, 0.2। 22 में 0.2 गुना करने पर हमारा आ जाएगा 4.4। 4.4 प्लस 5.8, इन दोनों को ऐड करने पर हमारा आएगा 10.2 सेंटीमीटर। मतलब कि चींटी को इस बी का चक्कर लगाने पर, टोटल चक्कर लगाने पर 10.2 सेंटीमीटर घूमना पड़ रहा है। चित्र ए में चींटी को घूमना पड़ रहा था 7.2 सेंटीमीटर, चित्र बी में 10.2 सेंटीमीटर घूमना पड़ रहा है। अब देखते हैं सी में चींटी को कितना घूमना पड़ता है। तो चलिए सी बनाते हैं अब हम लोग। तो सी को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। सी में क्या आपको एक अर्धवृत्त दिख रहा है? देखिए ये अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त में इस 2 सेंटीमीटर और इस 2 सेंटीमीटर को ऐड कर देंगे। अर्धवृत्त का परिमाप सॉरी अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 2.8 सेंटीमीटर। हमें तो चाहिए होगा त्रिज्या, तो 2.8 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 इक्वल टू आ जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। व्यास इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, त्रिज्या इक्वल टू व्यास बटा 2 इक्वल टू 2.8 बाय 2 इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। चींटी द्वारा तय की गई दूरी, द्वारा तय की गई दूरी इक्वल टू कितना हो जाएगा? चींटी अर्धवृत्त अर्धवृत्त का दूरी तय कर रही है, अर्धवृत्त का परिमाप जोड़, उसमें कितना कितना हमें जोड़ना है? ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का परिमाप हमने बताया था 2 पाई आर बाई 2 प्लस 4 सेंटीमीटर। ये 2 2 4 हो गए, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारा बच जाएगा 22/7 गुना 1.4 प्लस 4 सेंटीमीटर। अब आगे सॉल्व करने पर 7 से ये 14 कट 1.4 कटेगा 0.2 बार में, 0.2 और 22 हो जाएगा हमारा 4.4 प्लस 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर। अब इसे तय करने में चींटी को लगा 8.4 सेंटीमीटर। अब आप बताओ 8.4 ज्यादा है, 10.2 ज्यादा है या 7.2? वाकई में 10.2 ज्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः चींटी को चित्र चित्र बी में तय की गई अतः चींटी को चित्र बी में अधिक दूरी तय करना पड़ेगा। आंसर। और 11.1 हो गया खत्म। थैंक यू।